नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा एस अकेडमी में। आज का डेट है 28 जून 2022 एंड डेली के करंट अफेयर्स के सोर्सेज हमारे आसाम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज रहेंगे, जिसके पीडीएफ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में जरूर से लगा दूंगा। वहां पर डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको एडमिशंस लेना है भद्रा एस अकेडमी में तो आप इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे वेबसाइट www.bhadrasacademy.in में भी लॉग इन कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं। असम ट्रिब्यून से लिया गया है रिगार्डिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन नॉर्थ ईस्ट। राइट, अगर आप बिजनेस सेक्शन में देख लोगे तो वहां पर आपको ये क्लियरली ये न्यूज़ दिख जाएगा दैट हाँ, नॉर्थ ईस्ट में अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें ओवरऑल बहुत कम है। इनफैक्ट रिपोर्ट में यह बोला गया है दैट नॉर्थ ईस्ट हैज हाईएस्ट अनबैंक्ड पॉपुलेशन ऑफ द होल इंडिया, अगर प्रोपोर्शन वाइज अगर देखें तो। राइट, मतलब डिफरेंट अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में प्रोपोर्शनली बहुत ज़्यादा बैंकिंग इन फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है, बट वहीं अगर नॉर्थ ईस्ट में देखें तो बहुत कम है। ना फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब क्या आप समझते हो? पैसा आना हाथ में? नहीं, पैसा आना नहीं। इनफैक्ट वो पैसा को वो बंदा कहाँ पर रखता है? क्या घर में रखा रह रहा है वो पैसा, या फिर उन पैसों को रखा जा रहा है बैंक में? और सिर्फ बैंक ही नहीं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ बैंक का तो इंक्लूजन है ही फाइनेंशियल इंक्लूजन, बट साथ ही साथ आपको हेल्थ सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, सेविंग, डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, जैसे आप फिक्स्ड डिपॉजिट्स और भी टर्म डिपॉजिट्स, तो ये सब चीजें है ना, ये सब कुछ आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन में हम लोग काउंट करेंगे। समझ लो? तो कुछ जो डेटा बताया गया, चलो वो सब चीज़ें आपको बतला देता हूँ, जिससे आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इज स्पेशली लो फॉर रूरल वुमेन, मतलब नॉर्थ ईस्ट का जो रूरल रीजन है ना, वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा कम है। इनफैक्ट बोला गया ओनली 35% ऑफ रूरल वुमेन जो है वहाँ पर बैंक अकाउंट है नागालैंड में। सप्लाई फॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज का बहुत कम है। अगर सप्लाई ही नहीं है तो लोग कैसे सब्सक्राइब करेंगे बैंक में? आप खुद सोचो ना, है ना? अगर आपके घर के सामने बैंक होगा तो ही ना आप बैंक में अकाउंट खुलाओगे जी। अगर आपके घर से 5 किलोमीटर दूर रहेगा तो आप खुलवाने जाओगे, मतलब कहीं ना कहीं आसकत लग जाता है ना। चलो आप तो खुलवाओगे, शायद आपको काम रहेगा, राइट, बट उनको तो ज़्यादा काम भी नहीं होता है, यूजुअली खेती बाड़ी में लगे हुए रहते हैं, तो इसलिए वो लोग ज़्यादा इसमें ध्यान भी नहीं देते हैं। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की बात भी अगर करें ना, ये भी इट इज़ अमंग द लोएस्ट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, क्योंकि इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन भी तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का ही ना एक पार्ट है, वो भी बहुत कम है। इनफैक्ट हेल्थ इंश्योरेंस की बात की गई है आर्टिकल में, बोला जा रहा है मात्र मिजोरम ही एक ऐसा राज्य है जहां पर हेल्थ इंश्योरेंस 51.15% है, जो क्या नेशनल एवरेज से तो ज़्यादा है। बट बाकी जितने सारे रीजन देख लो, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, सब में आप डेटा देखना, ठीक है। नागालैंड में मात्र 2.69% लोग ही अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं। सिक्किम में मात्र 2.31% लोग ही अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में मात्र 1.33%। असम में देखो बहुत पुअर स्टेट ऑफ अफेयर्स है भाई, 0.40। अब मैं ये पुअर स्टेट ऑफ अफेयर्स क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि प्रोपोर्शनली अगर नंबर ऑफ पर्सन्स देखोगे असम में, वो तो ज़्यादा है ना, उसमें भी अगर इतना कम परसेंटेज होगा तो कैसे चलेगा भाई। त्रिपुरा में 0.26%, बहुत ही ज़्यादा पुअर। मेघालय 0.13%, मणिपुर 0.11%। देख रहे हो पेनिट्रेशन कितना ज़्यादा कम है हेल्थ इंश्योरेंस का। तो ये ओवरऑल इस आर्टिकल में लिखा गया है। नेक्स्ट एग्रो फॉरेस्ट्री के रिलेटेड आर्टिकल था आसाम ट्रिब्यून में। बताया जा रहा था दैट एग्रो फॉरेस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इन इनहांसिंग द रूरल लाइवलीहुड, है ना। रूरल लाइवलीहुड मतलब समझो ना, रूरल रीजन में लोग कैसे पैसे कमाते हैं, राइट। तो कहा जा रहा है दैट एग्रो फॉरेस्ट्री करके भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी लोगों को मिल सकता है। यह है क्या? यह एक लैंड यूज मैनेजमेंट सिस्टम है। लैंड यूज बोले तो जैसे से फॉर एग्जांपल एक पैच ऑफ लैंड को अगर आप घर बनाने के लिए लगा रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेसिडेंशियल एरिया। बट वही पैच ऑफ लैंड में अगर आप खेती कर रहे हो तो उसको मैं क्या बोलूंगा? एग्रीकल्चर एरिया। वही लैंड में अगर आप इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो तो मैं उसको क्या बोलूंगा? इंडस्ट्रियल एरिया। हुआ ना? तो लैंड यूज अलग अलग केस में चेंज हुआ क्या? नहीं, है ना। तो देखो एग्रो फॉरेस्ट्री भी काइंड ऑफ लैंड यूज पैटर्न है, जहां पर खेतीबाड़ी तो की जाती है, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज तो की जाती है, बट साथ ही साथ फॉरेस्ट्री भी की जाती है। इसलिए तो बोला गया ना इसको एग्रो फॉरेस्ट्री, मतलब एग्रीकल्चर भी हो रहा है, फॉरेस्ट्री भी हो रहा है, जहां पर
जो से फॉर एग्जांपल ये क्रॉप्स लगा हुआ है, क्रॉप्स के साथ साथ देख रहे हो ये ट्रीज भी लगा दिया इन्होंने, है ना, मतलब ट्रीज एंड श्रब्स आर ग्रोन इन एंड अराउंड क्रॉप्स या फिर पैस्चर लैंड। और सिर्फ ट्री और क्रॉप्स ही क्यों भाई, ट्रीज ही क्यों, एनिमल्स को भी रेयर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैं एग्रीकल्चर एक लार्ज, देखो ये एग्रीकल्चर जो है ना एक लार्ज टर्म है, ये आपको समझना पड़ेगा। और एग्रीकल्चर में एक क्रॉपिंग आता है, ठीक है, एक लाइफ स्टॉक रैंचिंग आता है, तो ये सब अलग अलग टर्म्स हुए, वो सब भी एग्रीकल्चर, क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटीज ही एग्रीकल्चर है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है इसमें एनिमल्स के भी कभी कभी रेयरिंग की जाती है इन अ साइंटिफिकली साउंड मैनर, जिसमें से फॉर एग्जांपल एनिमल का गोबर निकलता है तो उस गोबर से इस लैंड का खाद बन जाता है, समझ रहे हो बात। उसके बाद देखो हर समय तो ये क्रॉप्स आपको फसल नहीं देगी ना, है ना, तो जिस समय लीन सीजन यहाँ पर रहेगा उस समय शायद ये ट्रीज कुछ फसल अपना फल दे दे, है ना, तो इससे किसानों का डबल फायदा होता रहता है ना। और सोचो ये दोनों काम नहीं कर रहा है तो उस समय किसान जो है एनिमल्स को बेच देता है तो उससे कुछ पैसे मिल जाते हैं, है ना। ये है एग्रो फॉरेस्ट्री का सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो देखो अनडाउटेडली इकोनॉमिक वैल्यू तो है ही, जैसे अगर बात करें तो इट मीट्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्रीज फ्यूल वुड नीड्स, मतलब कंट्री का जो फ्यूल का जो नीड होता है ना वो तो एग्रो फॉरेस्ट्री के द्वारा बहुत हद तक सप्लाई हो जाता है, अराउंड हाफ ऑफ, मतलब इंडिया में जितना ज़्यादा होता है उसमें आधा % तो यहीं सबसे हो जाता है। तो खुद सोचो एग्रो फॉरेस्ट्री का कितना इंपॉर्टेंट रोल है देश में। अबाउट 2/3 ऑफ स्मॉल टिम्बर डिमांड जो है एग्रो फॉरेस्ट्री से होता है। 70 to 80% ऑफ प्लाईवुड का रिक्वायरमेंट एग्रो फॉरेस्ट्री से किया जाता है। 60% ऑफ रॉ मटेरियल फॉर पेपर पल्प जो इंडस्ट्री है वो कहाँ से आती है, वो भी एग्रो फॉरेस्ट्री से रीजन से ही आती है, राइट। 9 से 11% ऑफ ग्रीन फोडर नीड्स कहाँ से आता है, एग्रो फॉरेस्ट्री रीजन से। इनफैक्ट ये और भी इसके सिग्निफिकेंस बहुत है, जैसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करता है। आप जैसे हो देखो क्रॉप्स उगाया ही जा रहा है, राइट, बट साथ ही साथ पेड़ पौधे भी तो उगाए जा रहे हैं ना। पेड़ पौधे का काम क्या है, कार्बन को सक करना, राइट, कार्बन को सिक्वेस्ट्रेशन करना, और इससे जो हमारा जो पंचामृत जो हम लोगों ने वादा किया है दुनिया को, राइट, तो उसका भी तो मिशन हम लोग पूरा कर ही रहे हैं ना। 2070 तक हम लोगों ने क्या बोला है, दैट कार्बन न्यूट्रल हम लोग का ग्रोथ हो जाएगा, दैट इज कार्बन रिलीज तो जरूर होगा बट जितना रिलीज होगा उतना ही हम उसको सिक्वेस्ट्रेशन भी कर देंगे, है ना, ये बोला हुआ है ना। लोअर कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बहुत समय देखा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन ट्रीज को प्लांट कर दिया जाता है, तो अब अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन ट्रीज को प्लांट कर दिया जाए तो इससे तो फायदा ही होगा ना, मतलब इसमें एक्स्ट्रा जो फर्टिलाइजर्स का यूज हो रहा था वो चीज बहुत हद तक घट जाएगा। इकोलॉजिकल फ्रेंडली होता है, दैट इज यूज ऑफ लेसर केमिकल्स विल आल्सो हेल्प इन मिटिगेटिंग एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट, राइट, एब्सोल्युटली। ग्लोबल क्लाइमेटिक गोल्स, जी हाँ दोस्तों, एग्रो फॉरेस्ट्री जो है इंडिया का ग्लोबल क्लाइमेटिक ऑब्लिगेशंस जो है उसको मीट करने में बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 2070 में हम लोगों ने क्लियरली बोला है नेट जीरो कार्बन एमिशन होगा, तो उसमें तो खैर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा ही रही है, बट साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी अचीव करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन साबित हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें सॉल्ट सेक्टर के बारे में। सॉल्ट इंडस्ट्री कहा गया है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किया जा रहा है इंडिया में सॉल्ट इंडस्ट्री को, है ना, और इसी के कारण सॉल्ट फार्मर्स या फिर सॉल्ट वर्कर्स में बहुत ज़्यादा क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है ना। ये किस क्राइसिस की बात की गई है, चलो डिस्कस करते हैं। द हिंदू से ये लिया गया एग्जाम यूटिलिटी में GS3 पर्सपेक्टिव में इस टॉपिक से आप इसको आराम से रिलेट कर सकते हैं। कहा गया जा रहा है देखो फार्मर्स को भी प्रॉब्लम हो रहा है और वर्कर्स को भी प्रॉब्लम हो रहा है। फार्मर्स को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, फार्मर्स को लो प्राइसेस मिल रहे हैं, क्यों, क्योंकि नॉन अवेलेबिलिटी, मतलब यहाँ पे जैसे सरकार नॉर्मल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में देती है ना MSP, इसमें तो नहीं देती है, ठीक है, तो ये चीज़ है। ऊपर से वर्कर्स को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उनको भी डिस्ट्रेस हो रहा है, क्यों, देयर इज अ लैक ऑफ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वेजेस एंड सोशल सिक्योरिटी, है ना। तो ओवरऑल अगर पोजीशन देख लीजिएगा सॉल्ट सेक्टर का, तो इंडिया रैंक करता है 3rd इन द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट अराउंड द वर्ल्ड आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड चाइना। सी सॉल्ट की अगर बात करें, इट इज अबाउट 70% ऑफ द टोटल सॉल्ट प्रोडक्शन इन द कंट्री, बहुत ज्यादा है, राइट। इनफैक्ट सी सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज जो है डिफरेंट कोस्टल स्टेट्स में देख लीजिएगा, सब जगह चलाया जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम गुजरात टू तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, गोवा एंड डिफरेंट अदर हिंटरलैंड्स ऑफ राजस्थान एज वेल। और जिसमें गुजरात में 80% हमारे देश के
प्रोडक्शन गुजरात में ही की जाती है। इनफैक्ट दोस्तों सॉल्ट के बारे में अगर कुछ बात बोला जाए तो सॉल्ट हमारा 7 शेड्यूल है ना दोस्तों, जिसमें सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट आता है, तो सॉल्ट सेंट्रल लिस्ट में आता है और इसको हम लोग माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर कैटेगराइज करते हैं। अब आप खुद सोचो इसमें एमएसपी कैसे दिया जाएगा? नहीं ना, क्योंकि ये तो माइनिंग इंडस्ट्री के अंडर कैटेगराइज किया जा रहा है ना। सॉल्ट सेक्टर का क्राइसिस क्या है? देखो इंडियन सॉल्ट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन जो है ना, वो सरकार को डिमांड किए जा रही है बहुत दिनों से दैट प्लीज सॉल्ट प्रोडक्शन को आप एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के अंडर लाओ, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, जिससे कि हम लोग एमएसपी भी फ्यूचर में कोई प्रावधान हो सके इसके रिलेटेड, राइट। नेक्स्ट इज वेजेस एंड सोशल सिक्योरिटी की अगर बात करें तो मैंने पहले ही बोला दोस्तों आपको दैट वर्कर्स को ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, राइट। इनफैक्ट क्या हुआ ना दैट पहले तो कंपनीज काम करती थी, बट अभी कंपनी को रिप्लेस कर दिया गया है बाई कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स में आपको पता होना चाहिए एक मालिक नहीं होता, सब उसके मालिक होते हैं, है ना। तो वही चीज बोला गया है दैट और इसमें ज़्यादातर जो लेबर्स है वो माइग्रेंट लेबर है ना। एंड कोऑपरेटिव सेक्टर इज मोर और लेस पैसिव, ये उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होती है ना। एंड वर्कर्स आर गोइंग थ्रू सीरियस हेल्थ एज वेल एज इकोनॉमिक डिस्ट्रेस इशू। तो ये सब कहीं ना कहीं एक इशू ही तो है सॉल्ट सेक्टर को जो प्लेग कर रही है, राइट। तो इस इशू को अगर जान के रखे तो बहुत बेहतर रहेगा। एनीवेज नेक्स्ट, राजस्थान मेनार बर्ड विलेज टू बिकम वेटलैंड। देखो राजस्थान, ये आप देख पा रहे हो, यह है राजस्थान, दिख रहा है। तो इस वाले रीजन में है मेनार विलेज, राइट। और मेनार विलेज को जब आप क्लिक कीजिएगा ना, आपको देखेगा 2 लेक्स, जी हाँ दोस्तों, और वो लेक्स रहेंगे, एक का नाम है ब्रह्मा लेक, एक का नाम है धांध लेक। अब जब ब्रह्मा लेक और धांध लेक की बात करें तो एक काम करो, चलो मेनार विलेज मैं दिखाई देता हूँ आपको। ये देखो दोस्तों, जैसे मैंने इसको खोला ना मेनार विलेज, देखो ये डायरेक्टली ये 2 लेक आया ना, देख रहे हो, है ना। And these are the prominent lakes of overall Menar village of राजस्थान, राइट। और ये लेक्स ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज आते हैं फ्रॉम सेंट्रल एशिया, राइट। तो इसीलिए इसको वेटलैंड का दर्जा भी मिलने वाला है ना। अब इससे क्या होगा दैट इस रीजन की जो बायोडाइवर्सिटी होगी वो प्रॉपरली कंजर्व भी रहेगी ना। इस सवाल होता है इसमें कौन कौन से स्पीशीज आता है, कहा जा रहा है 150 से भी डिफरेंट वैरायटीज ऑफ लोकल तो स्पीशीज रहते ही हैं, बट साथ ही साथ माइग्रेटरी बर्ड्स भी इस रीजन में आते हैं, जैसे ग्रेटर फ्लेमिंगो, व्हाइट टेल्ड लैपविंग, पेलिकन, उसके बाद मार्श हैरियर, बार हेडेड गूस, कॉमन टील, ग्रीन शैंक, पिनटेल, वैकटेल, ग्रीन सैंडपाइपर, रेड वेटल्ड लैपविंग, ठीक है। तो ये सब रीजन्स कहाँ से आती हैं उड़ के? आपका सेंट्रल एशिया से, यूरोप से, मंगोलिया से, है ना। और इन सब को देखने के लिए वेरियस बर्ड लवर्स और टूरिस्ट भी इस रीजन में बहुत ज़्यादा जमा होते हैं। अब अगर इस रीजन को अगर सरकार का रिकॉग्निशन मिल गया तो आप खुद सोचिए, ऑफ कोर्स टूरिस्ट के फुटफॉल जो है ना ये और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। सो यह आपको समझना पड़ेगा। एनीवेज बात करें राजस्थान की, तो क्या राजस्थान में पहले से भी डिफरेंट अदर वेटलैंड्स एग्जिस्ट करती है? जी हाँ करती है। 2 वेटलैंड्स है जो कि एग्जिस्ट करती है। एक तो है कोलादेव घाना वेटलैंड, कहाँ पर? भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में। एक है सांभर सॉल्ट लेक, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर नेक्स्ट न्यूज दोस्तों, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में बात की गई है ना। ये कौन सा स्कीम है? क्या भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है? नहीं, देखो द हिंदू से ये लिया गया है, क्योंकि ये फैक्चुअल बात है तो ऑफ कोर्स आप प्रीलिम्स में तो खैर अच्छे से याद रखिएगा ही, बट साथ ही साथ मेंस में क्या होगा ना, बहुत समय आपको एनालिटिकल कुछ क्वेश्चंस रहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, उसमें एज अ फोल्डर पॉइंट आप इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे? प्रेसिडेंट बाइडेन और G7 लीडर्स फॉर्मली उन्होंने लॉन्च किया है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, PGII स्कीम, ठीक है। ये एक प्लान है उनका वेस्ट का, जिसके थ्रू मोबिलाइज किया जाएगा अराउंड $600 बिलियन इन फंडिंग फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड। और ये बिल्कुल प्रॉपर मूव है जिससे काउंटर किया जा सके चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ना इनिशिएटिव को गियर किया जाएगा टुवर्ड्स टैकलिंग क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल हेल्थ को सुधारने के लिए,
जेंडर इक्विटी को अचीव करने के लिए और बिल्डिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। बैकग्राउंड की अगर बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान को पहले बार तो अनवील किया गया था 2021 G7 समिट में इन ब्रिटेन, है ना, और इसको तब बोला गया था अलग नाम से, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड एट दैट टाइम, ठीक है, बट अभी उसका नाम को रीनेम कर दिया गया है इनटू पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट स्कीम। कभी कभी तो हंसी भी आती है, मतलब ये लोग इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ना, ब्लू डॉट इनिशिएटिव आता है बीच में कभी बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, मतलब तभी इनका एक प्रॉपर कोई रोड मैप ही नहीं हो पा रहा है वेस्ट का, ठीक है। तो एनीवेज ये तो बात की बात है। नेक्स्ट द हिंदू से लिया गया है, ईरान यूएस न्यूक्लियर टॉक टू रिज्यूम वेरी सून। नाउ एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से GS2 के इस टॉपिक से आप इसको आराम से रिलेट कर सकते हैं। एक्चुअली ईरान ने बोला है दैट देखो हमारा यूएसए के साथ इनडायरेक्ट टॉक ज़रूर से चल रहा है और प्रॉपरली रिवाइव भी ये होने वाला है, अभी तो बैक चैनल टॉक्स चल रहा है, राइट, प्रॉपरली रिवाइव भी होने वाला है, राइट, और इसका नाम क्या गया था, JCPOA, 2015 में ही इसका नाम दिया गया था, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, दैट इज JCPOA, याद रखिएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सवाल होता है दैट JCPOA है क्या, ये एक एग्रीमेंट है बिटवीन ईरान और P5+1 कंट्री। P5+1 कंट्री मतलब P5 में तो परमानेंट मेंबर्स आता है जिसमें USA, फ्रांस, रशिया, चाइना और यूनाइटेड किंगडम्स, ये तो है ही, बट एक और कंट्री आता है दैट इज जर्मनी, है ना, और ये सारे कंट्रीज ईरान के साथ मिलकर बोल रहे हैं देखो भाई आप न्यूक्लियर मटेरियल मत, मतलब आई मीन इनरिचमेंट मत करो, क्योंकि उससे न्यूक्लियर आप मिसाइल बना सकते हो, राइट, वो मत करो। हाँ, आप पीसफुल पर्पसेस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए अगर इस्तेमाल कर रहे हो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, बट इसके लिए इस्तेमाल मत करो, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर भी बोला गया है। द पैक्ट अपीयर्ड क्लोज टू बीइंग रिवाइव्ड इन मार्च व्हेन द EU विच इज कोऑर्डिनेटिंग निगोशिएशंस इन, चलो ठीक है, मतलब हाँ ये बिल्कुल रिवाइव होने वाला है। आपको याद रखना है JCPOA का मतलब क्या है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, किस किस के देशों के बीच में हो रहा है, क्या इसका रीजंस है, वो तो आपको पता होना चाहिए ना। सवाल होता है दैट पहले तो हुआ था बीच में, फिर जैसे ट्रंप आया तो ट्रंप ने बिल्कुल इसको नलीफाई कर दिया, अब फिर बाइडेन इसको फिर से रिवाइव करवाना चाहता है ना। सवाल होता है दैट इससे इंडिया को क्या फर्क पड़ेगा भाई। देखो इंडिया को कैसे नहीं फर्क पड़ेगा, हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है चाबहार पोर्ट के साथ, राइट, आपको पता होना चाहिए, और उनके सैंक्शंस के कारण कहीं ना कहीं इंडिया भी एक्टिविटीज ज़्यादा नहीं चला पा रही थी चाबहार पोर्ट में, राइट, वो चीज़ तो प्रॉपर्ली रिवाइव होगा ही, पहली बात, राइट। दूसरा है इंडिया का इंटरेस्ट इन द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, वो भी तो रिवाइव होगा ना, जो कि ईरान से गुजरता है ना। ईरान तो एक प्रोमिनेंट पार्टनर है हमारा, है ना। यही नहीं, इससे अब इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर अगर चलेगा तो कहीं ना कहीं रीजनल कनेक्टिविटी तो बढ़ेगा, है ना, क्योंकि देखो वी आर नॉट द पार्ट ऑफ रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, वी आर नॉट द पार्ट ऑफ ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, राइट। तो ये सब बड़े बड़े ग्रुपिंग्स कुछ है जहां पर हम लोग पार्ट नहीं है। अगर हम लोग बिल्कुल ही अलग थलग रह गए तब तो जिंदगी भर हम लोग अपने बलबूते पे ही सिर्फ हम लोग को रहना पड़ेगा, दैट हाँ भाई हमारे पॉपुलेशन ही अगर कंज्यूम करेगी तो ही हमारे देश में इकोनॉमी बढ़ेगा, है ना, वो तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है दैट रीजनल कनेक्टिविटी को कहीं ना कहीं इंक्रीज करना हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही नहीं, एनर्जी सिक्योरिटी भी तो हमारा इंश्योर होगा ना। आप खुद सोचिए ना दैट ईरान से कितना ज़्यादा तेल हम लोग पहले ऑर्डर करते थे, बट सैंक्शंस लगने के बाद कितना ये घट गया, है ना, वो चीज़ फिर से रिवाइव होगा, है ना। यही नहीं, रीस्टोर होगा रिलेशंस ऑफ टाइज बिटवीन USA एंड ईरान, तो इससे चीप ईरानियन ऑयल को हम लोग आराम से इंपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हमारा एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर्ड रहे। नेक्स्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अमेंडमेंट में बैकफायर। एक्चुअली देखिए चाइल्ड राइट पैनल्स 3 स्टेट के, बंगाल, राजस्थान, पंजाब के, उन्होंने दिल्ली कमीशन को ज्वाइन करके बोला है दैट देखो भाई यूनियन गवर्नमेंट को रोल बैक करना चाहिए अमेंडमेंट इन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, क्योंकि इन अमेंडमेंट्स अगर नहीं करेगा ना तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है ना। GS2 के इस टॉपिक से आप इसको आराम से रिलेट कर सकते हैं ना। कहा जा रहा है while the guidelines of to regulate child participation in entertainment industries were issued by the commission in the year 2011, today's draft increases the scope of guidelines to cover social media and OTT platforms for the first time। ये तो हम लोगों ने कल भी देखा था, राइट। और अमेंडमेंट्स में क्या बोला गया है, देखो एज पर अमेंडमेंट्स हम लोगों ने कल भी देखा था
दैट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इतना पावर हो जाता है दैट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है ये मॉनिटर कर सकते हैं द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस एजेंसीज अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, जिसमें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स और स्पेशल जुवेनाइल प्रोटेक्शन यूनिट आते हैं. नाउ डीएम विल आल्सो कैरिड आउट background check of CWC, that is Child Welfare Committee workers who are usually social welfare activists including educational qualifications. मतलब उनके educational qualifications को भी चेक करना डीएम का काम है. यही नहीं, चेक करेगा पॉसिबल क्रिमिनल बैकग्राउंड्स तो नहीं है किसी का, है ना. सोचो कोई मेंबर का ऐसा अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड है जो क्या चाइल्ड अब्यूज से रिलेटेड पास्ट में हुआ होगा तो उसको तो भगा दिया जाएगा ना, उसको तो रखा नहीं जाएगा काम में. यही नहीं, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी आर ऑल्सो टू रिपोर्ट रेगुलेटरी टू डीएम ऑन देयर एक्टिविटीज इन द डिस्ट्रिक्ट इंस्टेड ऑफ कोर्ट. जी हाँ, इंस्टेड ऑफ कोर्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो भी अभी एडॉप्शन ऑर्डर दे सकते हैं. ये कुछ अलग सा है. नाउ पैन इंडिया प्रॉब्लम्स क्या है इस लॉ के साथ? इस लॉ के साथ पैन इंडिया प्रॉब्लम ये है दैट ये कहीं ना कहीं डिस्करेज करता है रिपोर्टिंग को डिस्करेज करता है. मतलब अमेंडमेंट जो कुछ भी लाए गए हैं ना उसमें यह बोला गया इफ एनीवन गोज टू द पुलिस स्टेशन टू रजिस्टर अ कंप्लेंट, पुलिस उसको रिफर कर सकता है टू द मजिस्ट्रेट फॉर द परमिशन, है ना. मतलब कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं दैट जो मीडिया है उसको प्रॉब्लम हो सकता है इसमें. एब्सोल्युटली. नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग इंस्टेंसेस ऑफ अब्यूजेस एंड क्रूअल्टी बाय स्टाफर्स और पेंशंस इन चार्ज एट चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस इज नॉट एट ऑल इजी. जी हाँ दोस्तों, ये जो अब्यूजर्स जो किए जाते हैं बाई स्टाफर्स या फिर पर्सन्स, बहुत समय ऐसे न्यूज़ भी हमें देखने को मिलता है दैट हाँ बाल गृह में अब्यूज़ किया गया बच्चियों के साथ या फिर बच्चों के साथ, है ना. तो उस टाइप के रिपोर्टिंग को प्रॉपर नहीं किया जा सकता है डायरेक्टली, जो कि अभी रूल था. राइट. नेक्स्ट, सन स्पॉट्स के बारे में अगर बात करें तो कुछ सन स्पॉट्स एक्चुअली देखा गया. एक्चुअली अ ह्यूज सन स्पॉट दैट इज डायरेक्टली फेसिंग अर्थ has grown twice its size within the span of 24 hours. देख रहे हो, ये पहले सन स्पॉट छोटा था, अभी मतलब 24 घंटे के अंदर ये दुगुना बढ़ गया है. नाउ सन स्पॉट्स होते क्या है? ये सूर्य में कुछ स्पॉट्स होते हैं, धब्बे होते हैं, है ना, इसलिए इसको सन स्पॉट्स बोला गया है. राइट. नाउ ये धब्बे काले रंग के होते हैं. सवाल होता है ये डार्क काले कलर के होते हैं तो क्या ये क्या गर्म होते हैं क्या और भी ज़्यादा? नहीं, ये ऐसे रीजन्स है ना जो आजू बाजू वाले सरफेस से बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं. बहुत ज़्यादा ठंडे मतलब आप जाके उसको छू नहीं सकती है, मतलब लिटरली हाथ जल जाएगा, है ना. मतलब रिस्पेक्टिवली इन रीजन से ये वाला रीजन ठंडा होता है ना. Solar flares are sudden explosions of energy caused by tangling or crossing of reorganizing of magnetic field lines near sunspots. अच्छा, solar flares भी जो निकलती है ना वो कब निकलती है पता है? जब ये जो magnetic sunspots होते हैं ना ये जब आपस में अपने आप को reorganize करते हैं तो इससे क्या होता है, magnetic flux lines जो निकलती है वो भी अपने आप को reorganize करती है और बहुत समय वो lines जो है वो evict मतलब out of the corona निकल जाती है, leading to solar flares as well. Next is textile park के बारे में बोला गया. कहा जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट wants to create 75 textile hubs across the country on the lines of तिरुपुर. Now तिरुपुर के केस पे अगर देख लीजिएगा तो 2021-22 में गारमेंट का जो एक्सपोर्ट हुआ ना इस रीजन से, इस टेक्सटाइल पार्क से, वो 30,000 करोड़ का, बहुत ज़्यादा होता है ये, है ना. प्रोवाइडेड डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू अराउंड 6 लाख पीपल और साथ ही साथ इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अराउंड 4 लाख लोगों को यहाँ पर मिला है. कहा जा रहा है nearly 70% ऑफ दीज वर्कर्स वेयर वुमेन एंड पीपल फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस एज वेल, है ना, जो कि इस रीजन पे काम करते थे पहले. स्टेटस अगर देख लीजिएगा इंडिया में तो ऑलमोस्ट 4 करोड़ पीपल वेयर एम्प्लॉयड अक्रॉस द टेक्सटाइल वैल्यू चेन इन द कंट्री. 4 करोड़ लोग एम्प्लॉयड थे इसमें. राइट. आफ्टर एग्रीकल्चर कहा जाता है टेक्सटाइल सेक्टर और गारमेंट सेक्टर एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है लोगों को. इनफैक्ट दुनिया का 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ अपैरल, होम एंड टेक्निकल प्रोडक्ट्स जो है वह इंडिया ही है. बट स्टिल कुछ ऐसे देश हैं जिससे इंडिया को बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिल रहा है, जैसे वियतनाम, जैसे बांग्लादेश. जैसे मैं बांग्लादेश का एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँ तो बांग्लादेश में पता है इतना गारमेंट सस्ता क्यों है? क्योंकि वहाँ पे मशीन्स ऐसी एडवांस्ड मशीन्स है ना जो कि इंडिया के पास नहीं है. जी हाँ दोस्तों,
इतना एडवांस्ड मशीन्स है जो इंडिया के पास नहीं है, और उन मशीनों से वो लोग जो है ना कॉटन्स को निकालते हैं और कॉटन्स को जो प्रोसेस करते हैं उसी प्रोसेस कॉटन को इंडिया में जरूर भेजेंगे, बट उस मशीन को नहीं भेजेंगे जिससे क्या उस कॉटन को प्रोसेस किया जाए, अदरवाइज तो इंडिया वाले भी करना स्टार्ट कर देंगे ना, समझ रहे हो। तो ये कॉम्पिटिटिव एज कहीं ना कहीं बांग्लादेश अपने पास रखना चाहता है। अच्छा, इसके सेक्टर में अगर स्कीम देख लीजिएगा तो पीएम मित्र स्कीम के बारे में तो आपको पता ही होगा, दैट इज मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, दैट इज पीएम मित्र पार्क्स को बनाया जाएगा। मित्र पार्क का एम यही रहेगा दैट इंटीग्रेट किया जा सके इंटायर टेक्सटाइल वैल्यू चेन को, और वो स्पिनिंग से लेकर वीविंग से लेकर प्रोसेसिंग डाइंग से लेकर प्रिंटिंग ऑफ गारमेंट्स तक सब कुछ चीज़ें एक लोकेशन में हो। दैट इज द एम ऑफ मेकिंग दीज पार्क्स अंडर पीएम मित्र स्कीम। ठीक है, याद रहेगा, वेरी गुड। अब आ जाता है एमसीक्यूज में दोस्तों। कल के कुछ एमसीक्यूज से पहले तो वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला एमसीक्यू था नीति आयोग के रिलेटेड। पहला ये था दैट इट एम्फेसाइजेस ऑन बॉटम अप अप्रोच टू एनविसाजेस द विजन ऑफ मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। एब्सोल्युटली कोई शक इसमें नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज एसडीजी इंडिया इंडेक्स इज एन इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग। एब्सोल्युटली ये भी बिल्कुल सही है, तो दोनों के दोनों यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिसेंटली इनॉग्रेटेड नेशनल मिशन ऑन नेशनल एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया NARFI। ओके, इसमें भी दो स्टेटमेंट दिए गए थे। हेल्प हाँ, दोनों के दोनों बिल्कुल सही है, जस्ट गो थ्रू इट वंस। अगर आपने नहीं देखा है ना, कल का लेसन हमारा जरूर देख लीजिएगा तो वो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग शैल नॉट फॉल अंडर द कैटेगराइजेशन ऑफ नॉर्म्स मेड फॉर चिल्ड्रन वर्किंग अंडर OTT प्लेटफॉर्म्स बाय द नेशनल कमीशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। तो देखिए, इसका ऑफ कोर्स चारों ऑप्शंस दिए गए थे, कल हम लोगों ने डिस्कस भी किया था इसका और भी एग्जॉस्टिवली। आज तो एक शॉर्ट वाला वीडियो था ना, दैट रिपोर्टर्स को यूजुअली रिपोर्ट करने को प्रॉब्लम हो जाएगा इससे। ठीक है, चलो इसका एक एस्पेक्ट तो हम लोगों ने देख लिया, बट कल वाला जो हम लोगों ने क्वेश्चन को और भी एक्सटेंसिवली डिस्कस किया था उसमें ये वाला ऑप्शन तो था ही, हमने देखा ही था, राइट। ये वाला ऑप्शन भी हम लोगों ने देखा था, ये वाला भी ऑप्शन देखा था, चौथा ऑप्शन ऐसा ही कुछ देखा था, बट वहां पे क्या था ना, अ चाइल्ड शैड पार्टिसिपेट ओनली वन शिफ्ट ऐसा लिखा हुआ था, जिसमें मिनिमम 3 घंटा के बाद एक ब्रेक होना पड़ेगा, ऐसा लिखा हुआ था, याद आ रहा है ना। तो बट यहाँ पे क्या हुआ, मिनिमम 1 शिफ्ट पर डे, मतलब 1 शिफ्ट से ज्यादा करना पड़ेगा क्या, ऐसा तो नहीं दिया हुआ था ना, वहां पे ओनली 1 शिफ्ट दिया हुआ था, याद करो कल वाला। ठीक है, तो एनीवेज यही सही था, और करेक्ट सीक्वेंस अगर देख लीजिएगा CCD था, जहां पर ऑलमोस्ट सब लोगों ने ही सही दिया। अच्छा, हसल पसल यहाँ पे आपने गलत कर दिया, बाकी तो देखो सही है। संगीता ने दिया ही नहीं, डर के मारे लिखा ही नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, सेफ साइड में है। CCD, चलो वेरी गुड। ओके गाइस, आज का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सॉल्ट सेक्टर इन इंडिया। सॉल्ट सेक्टर ये कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है अंडर 7 शेड्यूल। इट इज लिस्टेड इन माइनिंग इंडस्ट्री। तो आपको बताना कौन सा इसमें सही है, 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Next, consider the following statement regarding partnership of global infrastructure and investment scheme. It is a move by West. It's seen as a counter to China's Belt and Road Initiative. अच्छा, next है achieving gender equity is one among the goals listed under the scheme. तो आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, 1 only, 2 only, both या फिर नन। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, विल वेट फॉर योर आंसर, राइट। So anyways guys, this was all about the discussion for today's class. We'll be meeting in next session. Till then, bye bye, take care.